हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी। तो आज मैं आ गया हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, नया वीडियो लेकर के, जो होने वाला है द मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, उसका शुरुआत क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट थे वो हमने देखा, राइट। और लास्ट में हमने देखा था एक डिफ्यूजन टॉपिक था एंड उसका साइज ऑफ द मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें मैटर के स्टेट की, तो पहला जो स्टेट होता है हमारा सॉलिड, राइट। दूसरा स्टेट है लिक्विड। थर्ड स्टेट जिसे बोला जाता है वो होता है हमारा गैस, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा फोर्थ स्टेट जिसे कहा जाता है वो होता है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन, इसको शॉर्ट में BEC बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें बेस डिटेल में पढ़ना है हमें, ये तीनों बहुत डिटेल में पढ़ना है और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले स्टेट्स जो है सॉलिड स्टेट से। देखिए हमारा जो पहला स्टेट हम बात करेंगे हम सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज़ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ऐसा स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स हो, वो कभी चेंज ना हो। ये मार्कर, इसका स्टेट क्या चेंज होता है, शेप कभी चेंज होता है नहीं। इस मार्कर को आप यहाँ रखो, रूम में रखो, कहीं बाहर ले जाओ, समुद्र के अंदर डाल दो, कहीं भी ले जाओ, इसका शेप क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। और वॉल्यूम, जितना ये जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम कहने का मतलब हमेशा होता है वो कितने जगह को कवर कर रहा है, राइट। तो देयर वॉल्यूम आर ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। आइदर इट इज हेयर और समवेयर एल्स, ठीक है। इसको कहीं भी आप रख दो, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तो यहाँ से हमें डिफिनीशन पता चला सॉलिड का क्या होता है, एनी थिंग्स विच हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखो मैंने बोला कि मैटर के अभी हम 5 स्टेट पढ़ेंगे। तो ये जो कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण से मैटर किसी स्टेट में पाया जाता है, राइट, ठीक है। वो कौन से स्टेट में पाया जाएगा, वो सिर्फ 2 फैक्टर पे डिफाइंड होता है। और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं हमारे, वो जो 2 फैक्टर है जिसमें मैटर का डिटर्मिनेशन होता है वो होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही दोनों फैक्टर है जिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर कैसा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, गैसियस स्टेट में, वो डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नॉट स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो थोड़ा बैक जाइए। अभी हमने देखा था कि कोई भी मैटर होता है वो क्या होता है, पार्टिकुलेट इन नेचर होता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लो हमने पार्टिकल से बना दिया, ठीक है। अब ये पार्टिकुलेट नेचर है, इसके मतलब क्या है, ये इस सब के अंदर क्या होता है, हमेशा जो पार्टिकल होता है वो हमेशा मोशन के कंडीशन में होता है, हमेशा रहता है वो मोशन, मतलब बाहर भागना चाहता रहता है। तो इसके कारण से क्या होता है, इसके अंदर एक एनर्जी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के टेंडेंसी होता है उसके कारण से, और उसके कारण से जो एनर्जी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, द एनर्जी बाय वर्च्यू और स्पीड ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होता है, या किसी भी अगर नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट का भी जो स्पीड के कारण उसके अंदर एनर्जी होता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हाफ mv² होता है। इसका हमें यहाँ पे काम नहीं है, फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा, तो याद रख लो काइनेटिक एनर्जी का होता है फॉर्मूला हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चला कि किसी भी मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है उसके पार्टिकल के अंदर, राइट। अब देखो इसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर मोशन अगर है, तो ये क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, पार्टिकल निकल करके इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि पार्टिकल भाग तो रहा नहीं है यहाँ पे मैटर सॉलिड के स्टेट में। तो इसके लिए क्या होता है, एक बाइंडिंग फोर्स होता है जो इसको बांध करके भी रखता है। ठीक है, और वो बाइंडिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, दीज आर द बाइंडिंग फोर्स दैट बाइंड द एटम्स ऑफ एन मैटर। ठीक है, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है जो अट्रैक्ट करके रखता है, उसको बांध करके रखता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसको ऐसे समझो, आप क्लास में जाते हो, ठीक है, तो क्लास में बैठने का दो कारण होता है। एक आपका जो दो कारण क्या, एक आपके अंदर टेंडेंसी होता है कि कब छुट्टी हो हम क्लास से बाहर भागे। ठीक है, तो छुट्टी हुआ क्लास से बाहर भागे, वो जो टेंडेंसी है वो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, कि बाहर भागे। ये पार्टिकल का भी नेचर होता है, ये क्लास है, इसमें सारे छोटे छोटे आप लोग बच्चे बैठे हुए हो। ठीक है, अब आप सबका टेंडेंसी क्या है, क्लास से मैं बाहर भागूं, कब मौका मिले जो मैं बाहर निकलूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ऐसा होता है कि आप निकल पाते हो क्लास से? बिल्कुल नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते हो? कि वहाँ टीचर होता है। ठीक है, टीचर के कारण आप नहीं निकल पाते हो, वहाँ से आपको एक फोर्स लगता है टीचर की तरफ से, नहीं बैठना है, अगर बाहर जाएंगे तो एक डर होता है, ठीक है, पिटाई लगेगी। तो इसी तरह से यहाँ एटम के अंदर भी क्या है, तो एक फोर्स आपको बांध करके रखा, चाहे वो डर हो या जो भी हो, आपको पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट हो, जो भी हो, लेकिन एक कुछ ना कुछ तो फैक्टर है जो आपको बांध करके रखा, वहाँ क्लास में बैठने के लिए मजबूर किया। उसी तरह से ये पार्टिकल जो है, इसको भी एक फैक्टर होता है जो इसको बांध करके रखता है। ठीक है, और वो फैक्टर क्या है हमारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर? अब इसी दोनों फैक्टर पे हमारा डिपेंड करेगा कि कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब देखो कैसे, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स किसी एटम के अंदर बहुत ज़्यादा है, मोर देन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, बहुत कम मैंने मान लिया, तो क्या होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा, मतलब एक एकदम क्लास के, आपके क्लास में जो बच्चे बैठे हुए एकदम स्ट्रिक्ट टीचर आ गया कोई। ठीक है, अब आपका बाहर जाने का जो टेंडेंसी होगा भी वो बिल्कुल दब जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब बाहर जाने का टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगा, और आपको जैसे स्ट्रिक्ट टीचर है, आप जहाँ बैठे हुए बिल्कुल एकदम सीधे बैठे रहोगे, ना इधर ना उधर करोगे। होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा क्या हो गया, जो बांधने वाला फोर्स है वो बढ़ गया। तो यहाँ क्या होगा, जो एटम जो हमारा था उसके अंदर के पार्टिकल क्या होंगे, बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो स्टेट जो हमारा मिलेगा, कौन सा स्टेट मिलेगा, वो मिलेगा हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, क्योंकि सारे पार्टिकल क्लोज है, क्लोज होने के कारण उसके शेप में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा सोचो कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, आपके क्लास में ऐसा टाइम आ गया, मतलब टीचर नहीं आपके क्लास से निकल गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स, टीचर का तो डर ही खत्म हो गया क्योंकि टीचर क्लास में नहीं है, राइट। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अब क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया, कम हो रहा है। और ये काइनेटिक एनर्जी, आपके अंदर बाहर जाने की जो चाहत है वो क्या हो जाएगा, सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, आप सब बाहर भी भागोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास से निकल के बाहर भी घूमेंगे। तो वो कंडीशन जो होता है, जब ऐसा कंडीशन हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जो, और पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू कर दे, तो वहाँ जो हमारा स्टेट बनता है वो होता है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट।
ठीक है। अब देखो गैसेस स्टेट हमें पता चल गया। अब अगर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ है और हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कुछ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम नहीं हुआ, मतलब दोनों एक प्रॉपर अमाउंट में एक बैलेंस बना हुआ है। जैसे ऐसे टीचर होते हैं कुछ जो बहुत आपके साथ फ्रेंडली होंगे, उसके साथ आप लोग खुद से रहोगे, ठीक है ना, बाहर भागना चाहोगे, तो वहाँ क्या होता है कि आप अपने क्लास में इधर से उधर सीट तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक फ्रेंड के जगह से दूसरे फ्रेंड के जगह सीट पे जाओगे, लेकिन क्लास से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा भी होता है कोई टीचर। तो वहाँ क्या हो गया, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी एक है और आपके अंदर बाहर जाने की टेंडेंसी भी है, तभी तो आप सीट चेंज कर पा रहे हो। तो वो जो कंडीशन होता है, बीच बीच का जो कंडीशन होता है, वो होता है हमारा लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो वहाँ पे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स बोथ प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब दोनों प्रेजेंट है। तो हमारा जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लिक्विड का स्टेट हो जाएगा। क्लियर। तो अब पता चला सॉलिड कब होगा, गैसियस कब होगा और लिक्विड कब होगा, ठीक है। अब देखो इसी बेसिस पे जो हमने 3 पॉइंट देखा, इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, इसी दोनों पॉइंट के आधार पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे सॉलिड का फीचर। अब देखो हमने सॉलिड के अंदर पहला प्रॉपर्टी देखा कि इसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मोर होता है। देखो ऊपर की तरफ अगर मैं एरो लगा रहा हूँ मतलब ज़्यादा है, ठीक है, नीचे की तरफ अगर एरो लगाऊं तो उसका मतलब हो जाएगा वो कम है। तो देखो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल सब बंधे हुए हैं, ठीक है। बंधे होने के कारण क्या होगा, वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। बोलो होगा ऐसा। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, ये हमारा एक एटम का पार्टिकल, ये मैटर है, सॉलिड है। सॉलिड के अंदर मैंने क्या किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ज़्यादा कर दिया, तो पार्टिकल अब क्या होंगे, सारे क्लोजली पैक्ड होंगे, नज़दीक नज़दीक रहेंगे सारे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। बोलो होगा। तो पार्टिकल यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने से कारण पार्टिकल क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। बोलो सारे पार्टिकल एकदम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे। और पार्टिकल अगर क्लोजली पैक्ड है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बीच का गैपिंग जो होगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच के गैप का जो गैपिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इसके और इसके बीच में जितना क्लोज पैक होगा, गैपिंग जो होगा, ये जो जगह है वो कितना कम होते जाएगा। बोलो तो ये जो जगह है, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल के बीच का जो जगह है, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो यहाँ क्या होगा, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। बताओ अब अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है और इसको हम दबाना चाहते हैं, इसके बीच में गैपिंग ही नहीं है, अब इसको हम दबाना चाहेंगे तो क्या है, दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा, क्योंकि जगह है ही नहीं दबने के लिए, बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, क्योंकि बहुत क्लोजली, मैंने तो यहाँ गैप भी दिखा दिया है, एक्चुअल में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ जगह ही नहीं होता। अगर दोनों को दबाएं तो जगह ही नहीं होगा। तो इसी कारण से यहाँ क्या हो गया, ये हो गया इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको हम दबाना चाह रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है, ठीक है। और अगर ये दबेगा नहीं तो इसका शेप क्या होगा, फिक्स होगा। तो इनकम्प्रेसिबल हो गया, तो इसका शेप जो हमने बात किया था डिफिनिट शेप, तो उसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड शेप होगा, मतलब डिफिनिट शेप होगा। बताओ इसको मैं दबा रहा हूँ क्योंकि सॉलिड है, कंप्रेसिव नहीं हो रहा है, तो कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसी कारण से तो शेप फिक्स है। बोलो
ठीक है, और शेप फिक्स है। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा बहुत कम है। अब इसके अंदर टेंडेंसी तो है, अब काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करोगे, आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके अंदर टेंडेंसी तो है बाहर, लेकिन आप इधर उधर हिलोगे कैसे भी चाहोगे, लेकिन टीचर के डर के कारण आप अपने सीट से उठोगे नहीं। उसी तरीके से पार्टिकल के अंदर तो मोशन चाह रहा है कि हम बाहर जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, चाह रहा है, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वो अपने जगह पे जिग जैग इस तरह से वाइब्रेशन करेगा। अरे इस तरह से देख लो, मेट्रो के अंदर शाम के टाइम में चले जाओ राजीव चौक पे, क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे। अब वहाँ पे अगर पूरी तरह से पैक है, या बस के अंदर देखो पूरी तरह से पैक है, वहाँ पकड़े रहते हो, अब बस आगे ब्रेक लगती है, आप ये झूलते रहते हो अपने जगह पे, होता है, लेकिन क्या आप आगे पीछे कर पाते हो, नहीं। वहाँ पे बस लेफ्ट राइट करते रहते हो एक ही जगह पे, तो वो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस इंटरकाइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण क्या हुआ, हमारा वाइब्रेशन हुआ। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं पार्टिकल, ये अलग पॉइंट है याद रखना, पार्टिकल वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन। बोलो, अपने पोजीशन पे क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा, कोई मोशन नहीं होगा उसका, क्योंकि कहीं पूरी तरह से पैक है ना। यहाँ का पार्टिकल क्या होगा, आगे जाना चाह रहा है, जा नहीं पाएगा क्योंकि दूसरा आइटम है, पीछे जाना चाहे नहीं, तो अपने जगह पे जिग जैग होगा। क्लियर है। अब देखो वाइब्रेशन नहीं होगा, तो इसके कारण से डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। डिफ्यूजन पिछले क्लास में हमने बोला था, क्या होता है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ऑन, ठीक है, अपने आप में मिक्स होना जो होता है दो सब्सटेंस का, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे डिफ्यूजन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मिल जाता तभी तो डिफ्यूजन होता। तो यहाँ क्या होगा, नो डिफ्यूजन, नो डिफ्यूजन या वेरी लेस डिफ्यूजन, कहीं भी वेरी लेस डिफ्यूजन लिखा रहेगा तो समझ लेना वो नेग्लिजिबल के अमाउंट के बराबर है। ठीक है। अब देखो यहाँ हमने देखा कि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड था, पार्टिकल हमारा क्या था, क्लोजली पैक्ड था। क्लोजली पैक्ड होने के कारण डेंसिटी क्या होगा उसका, पहले डेंसिटी समझ लो, डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, मतलब वो दबता है कि नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पार्टिकल इतना वॉल्यूम है हमारे पास, इसके अंदर अगर ज़्यादा पार्टिकल हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड के अंदर डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे क्लोजली पैक्ड है तो डेंसिटी हो जाएगा क्या, ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी हाई, डेंसिटी हाई। ठीक है। अब डेंसिटी हाई हो गया, यह हमने देख लिया पार्टिकल कहीं पे वाइब्रेशन नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा पार्टिकल का, पार्टिकल वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके कारण से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं। तो यहाँ से हमको पता ये भी चल गया कि वॉल्यूम भी जो होता है एटम का वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि पार्टिकल अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता, जैसे ये पार्टिकल उठ करके यहाँ आ जाता तो क्या होता, जगह ज़्यादा कवर कर लिया इसने तो वॉल्यूम बढ़ता, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, एक ही जगह पे वो वाइब्रेट कर रहा है तो वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है। बोलो, तो इतने पॉइंट है जिसके आधार पे आप सॉलिड को सारे प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। अब देखो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो एक आपको अब समझ आ गया तो दूसरा सारा समझ में आ जाएगा, इसको रटना नहीं है, रटोगे तो पॉइंट भूल ही जाओगे। अब देखो क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, तो कैसे लिखोगे। पहला देखो ये आपको पता है तो आप सीधा लिख सकते हो, पहला आप डिफिनीशन लिख देना कि सॉलिड हैज डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, राइट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इट हैज़ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। सो पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। देखो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, इट हैज़ लो मोलिकुलर स्पेस, इट हैज़ लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट लिख सकते हो, सॉलिड आज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब वो दबता नहीं है, ठीक है, 6ठा पॉइंट हो गया। उसके बाद इधर आ सकते हो, सॉलिड हैज़ लो काइनेटिक एनर्जी सो इट्स वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन, तो ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। क्लियर है। आगे और देखो, सॉलिड डू नॉट हैव एनी डिफ्यूजन, ठीक है, यस इन सॉलिड डिफ्यूजन आर वेरी लेस कांस्टेंट, ठीक है।
तो यहाँ सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन भी कम हो रहा है, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, 8वां 9वां पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 8 से 10 पॉइंट यहाँ से बना सकते हो इसी पॉइंट से देख करके। अब देखो, आपको अगर आपने सॉलिड देख लिया तो लिक्विड भी आप बहुत आसानी से देख लोगे, बस हमारा थोड़ा सा प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। देखो कैसे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट का हम डिफिनीशन देखें तो पहले की तरह सॉलिड स्टेट में जो था उसी का थोड़ा सा चेंज होगा। इट हैज़ इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। क्या होता है इसके अंदर, शेप जो होता है इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर शेप तो इनडिफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम इसके अंदर फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। सॉलिड के अंदर हमने देखा था डिफिनिट शेप भी था और वॉल्यूम भी हमारा डिफिनिट था। इसको ऐसे देखो, जो अगर हम एक कंटेनर है, एक ग्लास के अंदर अगर वाटर डालें, हमने वाटर डाला ग्लास के अंदर, तो अभी अगर लिक्विड का शेप देखें तो लिक्विड का शेप क्या है, ग्लास का शेप है, राइट। अब इसी वाटर को हमने क्या कर दिया, एक इस तरह का कंटेनर है, कुछ टब है, इसके अंदर डाल दिया। अब लिक्विड का शेप कैसे हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ देखो शेप चेंज हो रहा है, यहाँ ग्लास का शेप है, यहाँ इस कंटेनर का शेप है। तो लिक्विड अटेन और गेट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर इसको हम रखते हैं उसी कंटेनर का शेप लिक्विड को मिल जाता है, राइट। अब वॉल्यूम की बात करें तो देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, सपोज करो इतने 1 लीटर पानी का जो वॉल्यूम होगा, सपोज करो x मीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ अगर हमने डाला तो वो भी 1 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, और उसके कारण से इसका वॉल्यूम जो होगा वो भी x मीटर क्यूब ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं हमारा इसको किसी कंटेनर के अंदर किसी कंडीशन में डाल। ठीक है, अब देखो इसके प्रॉपर्टी को हम देखते हैं सॉलिड के कंपेयर करके, क्योंकि तब आसान हो जाएगा समझना। अब देखो सॉलिड के अंदर क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा था, उसके कंपेयर में यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस होगा। तो हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट जो लिख सकते हैं, लिक्विड हैज़ लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या था, लो है एज कंपेयर टू देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, यहाँ पे कम है। अब देखो लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर हमने देखा था कि पार्टिकल क्या थे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे, इस तरह के थे पार्टिकल, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड। अब अगर हम लिक्विड के अंदर देखें तो लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ जो ये पार्टिकल होंगे इसके अंदर गैपिंग थोड़ा आ जाएगा, तो लेस क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के कंपेयर में इसके जो पार्टिकल होंगे लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, और लेस क्लोजली पैक्ड होने के कारण यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू, देखो जगह बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया। तो यहाँ जो हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट हैज़ मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस देन सॉलिड। बोलो, इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इस लिक्विड को थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कंप्रेसेबल एट सम एक्सटेंट, इट इज़ कंप्रेसिबल एट सम एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि अभी भी गैपिंग जो है काफ़ी कम ही है, तो कंप्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने का थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, एक बोतल ले लो, उसके अंदर आप रेत भर दो, ठीक है, सैंड भर दो, अब उसको पैक कर दो। दूसरा सेम बोतल लो, उसके अंदर आप वाटर डाल दो, अब दोनों को दबाने की कोशिश करो। सैंड वाला जो होगा, जो सॉलिड स्टेट में था, वो बिल्कुल नहीं दबेगा, लेकिन यहाँ पे वाटर वाला थोड़ा बहुत दब जाएगा।
तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी जो होता है थोड़ा बहुत, एट सम एक्सटेंट मैंने लिखा है, थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका क्या था, कम था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, सॉलिड के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अब इसके पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर, समझ रहे हो। तो पार्टिकल मूव करने के कारण से क्या होगा, यहाँ पार्टिकल के अंदर, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो रहा था, यहाँ हम लिख सकते हैं इट हैज़ मोर डिफ्यूजन, इट हैज़ मोर डिफ्यूजन देन सॉलिड। सॉलिड के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफ्यूजन जो होगा क्या होगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। और अगला पॉइंट हम कह सकते हैं डेंसिटी पे अगर ध्यान दें तो डेंसिटी, इसको अब डेंसिटी क्या हो गया, इसका कम हो गया, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ क्लोजली पैक्ड कम है, तो यहाँ पे लो डेंसिटी देन सॉलिड, सॉलिड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लो डेंसिटी होगा। अब देखो लो डेंसिटी हो गया, अगला पॉइंट हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। तो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर किसी लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देखो इसको ऐसे समझो, हमने लिया वाटर लिक्विड, दूसरा हमने लिया पेट्रोल, ठीक है। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके अंदर ज़्यादा होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, इसको 100 डिग्री अगर सेल्सियस करते तब ये बॉयल करना शुरू करता है। लेकिन पेट्रोल को आप बाहर निकालो, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा, उस टेम्परेचर पे ये बॉयल करना शुरू कर देता है, ठीक है, इवोपरेट कर जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा कम होगा, लेस हो जाएगा। और ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसको बाहर निकालो, एटमॉस्फेयर में लाओ, वोलाटाइल, छूमंतर हो जाता है, तुरंत बाहर लाओ गायब, ठीक है। तो ये हो गया वोलाटाइल लिक्विड हमारा। सैनिटाइजर अभी देखो, अभी बहुत ज़्यादा यूज करें हम सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर में बाहर लाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कुछ देर में गायब हो गया, ठीक है। अल्कोहल, इस सब का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वो इसको हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। क्लियर है। इसी तरीके से एक पॉइंट था हमारा सॉलिड के अंदर जो माइंड से स्किप कर गया, वो देखो सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, यहाँ तो लिक्विड को अगर गर्म कर रहे थे तो वो बॉयल करना शुरू होता है, अगर सॉलिड को गर्म करें तो क्या होता है, मेल्ट करते हैं, मेल्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है सॉलिड का, तो देखो अगर जिस सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। MP मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर IMF ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपने एक लिया आयरन का रॉड लिया ये, और आपने ये ले लिया क्या, आइस है, हमारा ये क्या है, आइस है। अब देखो इसको अगर हम मेल्ट करना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, जबकि ये हमारा नॉर्मल 0 डिग्री के ऊपर 10-12 पे पिघलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस है एज कंपेयर टू आयरन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट। इसी के आधार पे फिर हम देखते हैं गैसियस स्टेट क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, देखो जब शुरुआत किया था तो हमने उसी समय शुरुआत में ही बोल दिया था कि गैसियस स्टेट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होता है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये दोनों पॉइंट ही पे सारा डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब देखो
इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये लिख लोगे, इट हैज़ वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है। क्लास का वो कंडीशन जब क्लास में टीचर ही नहीं है, तो हम लोग को बैठाने वाला जो पकड़ करके एक जगह पर बैठाता था, वो फोर्स क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, पहला लिख लोगे, इट हैज़ वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, पूरा सेंटेंस में लिख लेना। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस होने के कारण क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वेरी फ्रीली मूव्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। देखो अब पार्टिकल अगर देखे तो सॉलिड के अंदर क्या था, इस तरीके से था, बिल्कुल पैक्ड था। सॉलिड के अंदर देखूं तो पार्टिकल बिल्कुल पैक्ड था। लिक्विड के अंदर गए तो पार्टिकल के अंदर थोड़ा सा गैपिंग आया, थोड़े से स्पेस तो हैं, इसके कंपेयर में यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। जब गैस के अंदर जाएंगे तो ये पार्टिकल बिल्कुल बहुत दूर दूर होगा। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल होगा बहुत दूर दूर। तो इस कारण से गैसेस स्टेट का तो मैंने ये बताया, इसका डिफिनीशन तो मैं बताया नहीं, डिफिनीशन देख लो। इसका डिफिनीशन क्या होगा, इट हैज़ नाइदर डिफिनिट शेप नॉट डिफिनिट वॉल्यूम। नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम। इसका ना तो डिफिनिट शेप होता है, ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अब देखो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनिट शेप की बात करो तो देखो आप एक गैस का सिलेंडर लिए हो, ठीक है, कोई आप कंटेनर, सिलेंडर के अंदर आप गैस भर रखे हो। अभी हमारा ये गैस का एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने गैस भर रखा है। ठीक है, तो अभी गैस का शेप क्या है, सिलेंडर का शेप है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैलून के अंदर फुला रहे हैं, तो ये शेप क्या हो गया, इसके अंदर गैस हो गया। बोलो, तो अब जो शेप हो गया बैलून का हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं नाइदर डिफिनिट शेप, मतलब उसका शेप डिफिनिट नहीं है। ठीक है, और क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम कैसे, देखो गैस के अंदर ये छोटे से जगह में बेचारा कंप्रेस हो रखा था, बहुत कम जगह में था। अब इसको हमने बैलून के अंदर डाल दिया, पूरा फैल जाएगा। या आप देखो गैस का नॉब अगर खोलते हो, अगर एलपीजी गैस अगर खोलते हो तो क्या होगा, वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। अभी आप लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है बहुत जगह लीकेज कर गया। तो वो गैस पहले था ऑक्सीजन कंटेनर के अंदर, छोटे से कंटेनर के अंदर था, लेकिन जब वो लीकेज करता है तो पूरे एटमॉस्फेयर में हमारा फैल जाता है वो गैस। तो देखो यहाँ वॉल्यूम इसका कितना था, ये सा जगह था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, ये पूरा जगह हो गया। तो वॉल्यूम भी इसका चेंज करते रहता है, कारण काइनेटिक एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। तो पार्टिकल को जो ही आज़ादी मिला ये भागना शुरू कर देता है, हर जगह भागता है। क्लियर, ठीक है। तो हम इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो लो इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस, अब देखो जगह, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, जगह बहुत ज़्यादा हो गया। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अब अभी हमने बोतल का एग्जांपल लिया था, एक बोतल था जिसमें सैंड भरा हुआ था, एक बोतल था जिसमें हमने वाटर भरा, और एक तीसरा बोतल है जो बिल्कुल खाली है। अब किसको दबाना आसान होगा, खाली वाले बोतल को आसानी से हम दबा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसी कारण से बैलून को देखते हो, उसको दबाते हो तो पूरी तरह से दब जाता है। तो इट हैज़ वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद और क्या देखो, जो हमारा गैसियस स्टेट होता है वो जिस कंटेनर के अंदर होता है उस कंटेनर के वॉल पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। इट अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर के वॉल पे एक प्रेशर लगाता है। जैसे ये हमारा बैलून हो गया, बैलून के अंदर हमने गैस भर रखा है। ठीक है, अब इस सारे गैस का नेचर क्या है,
जिग जैग इधर से इधर भागने का मोशन, ये इधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा, सारे एक दूसरे के डायरेक्शन में किधर भी जिग जैग मोशन में भागना चाहेंगे। अब ये जिग जैग मोशन में जब भागते हैं इधर उधर, तो वो क्या करते हैं, इस वॉल से टकराते हैं, इस वॉल से टकराएंगे इधर भागने के कारण, अब भाग नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे इससे टकराए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक फोर्स लगा, ठीक है, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर फोर्स यहाँ पे लगा तो पार्टिकुलर किसी एरिया पे लगा तो उसको हम प्रेशर भी कह सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अगर किसी जो गैस है तो जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है तो उस कंटेनर के अंदर वो प्रेशर अप्लाई करता है उसके वॉल पर, ठीक है, पार्टिकल यहाँ मूवमेंट करता है। उसके बाद डिफ्यूजन की बात करें तो देखो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा हमारा, हाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हमारा हाई हो जाएगा। एक बैलून को फोड़ो, पूरा गैस क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, तो एक्चुअल में डिफ्यूजन हमारा गैस के अंदर ही होता है, जो ही छोड़ो पूरे तरीके से फैल गया वो, तो डिफ्यूजन वहाँ पे हमारा हाई हो गया, ठीक है, डिफ्यूजन हाई हुआ। अगला पॉइंट डेंसिटी की बात कर रहे थे हम बार बार, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, पॉज करो और लिखो, तुम लोग खुद बताओ क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और देखो डेंसिटी क्या होगा, सोचो। इसका डेंसिटी वेरी लो हो जाएगा, वेरी लो, क्योंकि देखो वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन यहाँ मास बहुत कम है, तो कम मास होने के कारण क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पे लो हो गया। कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा, कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है, तो इसी कंप्रेसिबिलिटी हाई होने के कारण जो हमारे गैस के अंदर सिलेंडर के अंदर हम गैस भर पाते हैं। देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा गैस होता है, अब ये छोटे से सिलेंडर में हमें पूरे को फिल करना रहता है, हमारा छोटा सा सिलेंडर होता है, इसी के अंदर हम सारे गैस को भरते हैं, ठीक है। अब वो कैसे हम भर पाते हैं, क्योंकि कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते रहते, दबाते दबाते इसको अंदर डाल देते हैं, तो कंप्रेस होकर के रह जाता है, जब इसको खोलते तो बाहर आके वो आज़ादी फील करता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो हमारा लिक्विड एलपीजी होता है, एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम गैस होता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर रहता है, जब बाहर निकलता है तो फिर एटमॉस्फेयर में वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, सीएनजी। अब सोचो ये हमारा इतना क्यों जा रहा है, अब टायर का देख लो एग्जाम्पल, हमारा गाड़ी का टायर है, अब इसमें जगह कितना होता है, बहुत कम जगह होता है। अब यहाँ पे बहुत सारा गैस हम फिल कर देते हैं, बहुत सारा गैस हम फिल कर देते हैं, देखो। तो बेसिकली ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विड स्टेट। इसके बाद हमारा 2 स्टेट और है, जो है प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसको अब डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम अपना 4th स्टेट ऑफ मैटर, और वो कौन सा होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इसको हम बोलते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बारे में आप बात करते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, राइट। लिक्विड को और अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब अगर गैस को हम और गर्म कर रहे हैं तो हमारा स्टेट आता है प्लाज्मा वाला, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट हमारा आता है। तो ये कैसे बनता है पूरा आप डिटेल में देखिए, बस इतना अभी ध्यान रखिए कि गैस को हमने गर्म किया तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए जो हम गैस की बात करें तो इसके अंदर सारे गैस के लिए नहीं होता है। सबसे पहले बात की कुछ ही गैस जो इनर्ट गैस होते हैं, हमारे हीलियम हो गए, नियन हो गए, इस तरह के गैस को जो इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, ठीक है, उस पर ये काम करता है। ये कंडेंसेट मतलब हमारा प्लाज्मा स्टेट में जा सकता है, ठीक है। अब कोई भी गैस है या कोई भी हमारा एटम मैटर है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज कि ये गैस है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। अब एटम्स को अगर हम और देखें, एटम के अंदर क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे 0 चार्ज, सबको आप लोगों को पता भी होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के हमारा कोई भी गैस या एटम बनता है, एटम के अंदर ये। अब अगर हम इस एटम को हीट कर रहे हैं, इस एटम को हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाता है। और ये जो प्रोसेस है हीटिंग के कारण इलेक्ट्रॉन, एटम से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन।
अब जब इसको हीट करते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है और यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो आयोनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ यहाँ से निकला, इसी प्रोसेस में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करता है और एनर्जी लिबरेट करने के कारण हमारा नया स्टेट बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो, देखो आप एटम है यहाँ पे, ये हमारा एटम नॉर्मल स्टेट में है, इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर है। अब इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, बेसिकली एनर्जी दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू होगा। कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए, अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। तो ये जो पोजीशन जहाँ पहुँच रहा है, ये इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट में पहुँचता है, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट 1, ये 2, ये 3। तो जब एक्साइटेड स्टेट में पहुँचता है जिस स्टेट में भी, तो उस स्टेट में पहुँचने के कारण वहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होता है और जिसके कारण से कलर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हो सकता है किसी के अंदर अगर यहाँ पहुँचा तो यहाँ का कलर अलग होगा, यहाँ पहुँचा तो कलर अलग होगा, यहाँ पहुँचा तो कलर अलग होगा, तो इसके कारण से कलर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर प्रोड्यूस होता है और इस तरीके से हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके यूज की बात करें, इसका यूज कहाँ होता है, तो देखो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपाउंड है तो प्लाज्मा ही है। ठीक है, हम लोग आप लोग कह रहे हो कहाँ है, कोई दिख तो रहा नहीं है, हमारा सॉलिड लिक्विड गैस तो दिखता है, प्लाज्मा दिखता नहीं है। ठीक है, तो देखो आपका जो अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब देखते हैं घर में, जो हमारा ट्यूब लाइट होता है, ठीक है, ट्यूब लाइट के अंदर वही होता है, हमारा हीलियम और नियन गैस भरा हुआ रहता है, इसी तरह के गैस भरे होते हैं। अब यहाँ जब हम करंट पास कराते हैं दोनों से, तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से ये आयोनाइज होता है और इसी आयोनाइज के कारण हमारा कलर प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है जलने के समय में। ठीक है, उसके बाद आप साइन बोर्ड देखते होगे, जो बोर्ड होता है वहाँ पे जो लाइटिंग लगाया गया रहता है साइन बोर्ड, वहाँ पे अंदर भी गैस भरा रहता है, वो रेड ब्लू ग्रीन अलग तरह का लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दुकान के आगे जो लिखा हुआ रहता है जो भी, तो वो हमारा यहाँ पे साइन बोर्ड का। प्लाज्मा टीवी होता है, वो हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसके बाद और एग्जांपल देखो तो हमारे नेचर में जो हमारा सन है, हमारा स्टार है, देखो अभी मैंने बोला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा स्टेट है। देखो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हमारा क्या है, स्टार सन ये सब का एरिया है कवर किया हुआ। तो जितने भी स्टार, जितने भी हमारे सन हैं, वो सारे हमारे प्लाज्मा स्टेट पे आते हैं, प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर वो तो हम गर्म उसको करते नहीं हैं, तो देखो हमारा सन होता है, स्टार होता है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर भी गैसेज होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हीट पहले से मौजूद होता है और उस हीट मौजूद होने के कारण वहाँ पे जो गैसेज होते हैं वो आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होने के कारण, ठीक है, हमारा लाइट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट हमारे तक पहुँचता है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब अगला जो हमारा वो है हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फिफ्थ स्टेट, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इन्वेंशन हुआ इसका, तो सबसे पहले इसके बारे में बताया कौन, हमारे आए SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। SN बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1920 के अंदर एक कैलकुलेशन किया। ठीक है, अपने प्रीवियस रिसर्च के आधार पर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया और बोला कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कुछ हो सकता है। ठीक है, इतना कह के वो छोड़ दिए। उसके बाद आइंस्टीन आए, आइंस्टीन को उनका कैलकुलेशन काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उसके ऊपर और रिसर्च किया, बोला सही जो सत्येंद्र बोस साहब कह रहे थे वो सही बात है, और उनको आगे बताया कि हाँ फिफ्थ स्टेट होगा, उसका कुछ नाम अपना जो आगे हो आएगा, लेकिन उन्होंने बताया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली बना करके नहीं दिखाया। ठीक है, अब 2002 के अंदर हमारे USA के 3 साइंटिस्ट मिल करके ये बोस जो एक नया मैटर बनाया, नए स्टेट ऑफ मैटर बनाया, और उनका नाम उन्होंने दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि उन्होंने SNB और जो हमारा आइंस्टीन था उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रैक्टिकली में उन्होंने बनाया।
तो इसलिए उसका नाम पड़ता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इस आविष्कार के लिए उन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला उस साल। क्लियर है। अब ये बनाया कैसे, तो देखो इसको बनाने के लिए हमारे दो कंडीशन होते हैं। हम क्या करते हैं, गैस को लेते हैं, क्या गैस को लेते हैं, ऐसे गैस लेते हैं जिसका डेंसिटी बहुत कम हो, और कितना कम हो, 1/1000 ऑफ एयर। एयर का जितना होता है उससे 1/1000 टाइम्स उसका डेंसिटी कम होना चाहिए। डेंसिटी अब आप सबको पता होगा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका गैस, जो गैस हम ले रहे हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए, उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, 1/1000 ऑफ एयर। एयर का जितना है उससे इतने टाइम्स कम होना चाहिए। अब देखो हमने प्लाज्मा में क्या देखा था, जो गैस था, गैस को हमने हीट किया था, गैस को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा बन रहा था प्लाज्मा। अब क्या करें, हम गैस को हम ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। ये जो गैस है इसको हम ठंडा करते हैं तो हमारा बनता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो ठंडा कितना तक करते हैं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसको हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं कहाँ तक, 0 केल्विन तक, 0 डिग्री केल्विन। देखो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कह रहा हूँ, 0 डिग्री केल्विन कह रहा हूँ, और 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसको ठंडा करते हैं तो ये हमारा कंडेंसेट होता है, सुपर कूल्ड मॉलिक्यूल बनता है। और वो जो सुपर कूल्ड मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक नया स्टेट आ जाता है। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो सेल्सियस में क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो केल्विन जो कन्वर्ट हुआ वो -270 डिग्री, आप सबको पता होगा तरीका क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये कर दो आपको निकल जाएगा। देखो केल्विन हमने कहाँ डाला है, यहाँ 0 डिग्री डाला है। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो 0 इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में इस साइड आएगा तो -273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक बात और यहाँ रखिएगा आप याद, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है और प्लाज्मा है, ये आपके स्कूल के एग्जाम में बहुत कम पूछता है और नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ देगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। या पूछ देगा कि आप जो कंडेंसेट के लिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए जो हम क्या कंडीशन होता है, तो कंडीशन पहला क्या है, जो गैस होना चाहिए उसका डेंसिटी 1/1000 टाइम्स ऑफ एयर होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर हम कूल्ड करते कितने, 0 डिग्री। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, टिल देन।